हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। कहते हैं इंसान खुद अपने लिए मुसीबत खड़ा करता है और खुद ही उसका हल निकालने के काबिल भी होता है। ये सेम चीज साइंस के लिए भी कही जा सकती है। साइंस जो बनाई तो इंसान नहीं है, पर ये दोनों ही काबिल होती है। कभी उसके लिए मुसीबत क्रिएट कर दे तो कहीं उसके हल निकाल देती है। Recent development in science, where we are going to develop or we are giving the approval to mRNA vaccine, is actually the story of same side. कि जहां साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि हमारी मुसीबतों का हल निकालने लगी है। एक मुसीबत जो कि हमें कोरोना के टाइम पे मिली थी, जिसका हल था वैक्सीनेशन। वहीं पे mRNA वैक्सीन जो बनेगी, ये एक नई तरीके की वैक्सीन है, बहुत सारे हमें हल प्रोवाइड करेगी और साथ में कहीं साइंस में एक नए विकास की एक नई झड़ी लगा सकती है। mRNA वैक्सीन रिवोल्यूशनरी हो सकती है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वे द यूएस एफडीए यूनाइटेड स्टेट के ड्रग डिपार्टमेंट हैज अप्रूव्ड द mRNA वैक्सीन। तो इसके साथ कुछ सवाल आपके जहन में आए होंगे, उन सब के जवाब हम देंगे। पहली बात, mRNA क्या होता है? mRNA वैक्सीन क्या होती है? ये वैक्सीन बाकी सब से कैसे डिफरेंट है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। ना फर्स्ट स्टार्ट विद, सबसे पहले थोड़ा सा ना ये समझने के लिए आपको जेनेटिक्स समझनी होगी, जेनेटिक मटेरियल समझना होगा। बड़ा दिलचस्प है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे आसानी से। अगर ह्यूमन बीइंग को देखा जाए तो हमारे या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो हमारे जो पूरा मेकअप होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल पे डिपेंड करता है। जेनेटिक मटेरियल जो कि 3 चीजों से बनता है। सबसे पहले आपका शुगर बेस पेयर होता है, उनको ज्वाइन करने वाली बॉन्ड होती है और फॉस्फेट आपकी चेन होती है। ये देखा जाए तो आपका डीएनए या आरएनए इस तरीके की चेन से बना होता है। ये आपकी फॉस्फेट चेन्स होती है। दीज आर योर फॉस्फेट चेन्स। यहाँ पे आपके शुगर बेस लगे होते हैं। इन शुगर बेसिस पे मतलब डिफरेंट तरीके के आपके पेयर मिलते हैं, जैसे आपके एडिनाइन, ग्वाइनाइन, थाइमीन या साइटोसाइन। ये आपके इस तरीके से ज्वाइन होते हैं, ए जी टी सी करके। आप ये देख सकते हैं ना, ये आपका पेयर्स है। अब ये जो आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक आपके होते हैं आरएनए और दूसरे होते हैं आपके डीएनए। दोनों में फर्क ये है, डीएनए डबल हेलिकल होता है, मतलब ये यहां से ऐसे करके ऐसे होते हुए 2 आपकी चेन्स आपस में जुड़ी हुई है। आरएनए में सिर्फ एक हेलिक होता है। पहला फर्क ये। दूसरा फर्क ये, डीएनए को जो 4 बेस पेयर मिलके बनाते हैं, बिकॉज ये आपकी जो फॉस्फेट चेन है ये तो दोनों में रहेगी। ये फॉस्फेट चेन है जो इनको ज्वाइन करती है। ये जो आप देख रहे हैं ना काली सी पट्टी, ये बेसिकली फॉस्फेट चेन होती है। इस तरीके से ये आपकी बनी होती है। अगर आप थोड़ा सा और कभी डिटेल में, इफ आई ब्रिंग द केमिस्ट्री, ये दोनों में कॉमन होती है। लेकिन जो शुगर बेसिस जो है ना, ये देखिए एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोनिन करके ये बदलते रहते हैं। जैसे बाकी 3 तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आरएनए में आपके थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, कहीं पूछ सकते हैं। आपके आरएनए में थाइमीन नहीं होता। ये जो थाइमीन ग्रुप है, थाइमीन की जगह आपका क्या होता है? यूरेसिल होता है। ये तो समझना था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है ये जानना जरूरी है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल में आपके जो कोड नहीं होते, ए जी टी सी, ए जी टी सी, ये जो पर्टिकुलर रिपीटेटिव एक पूरा पैटर्न होता है ना, एक डीएनए का जो पैटर्न होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है। और वो प्रोटीन आपके मेकअप में जरूरी होती है कि आप कैसे बनेंगे, आपके पंख हैं या नहीं, आपके बाल सफेद हैं या काले हैं या ब्राउन है, ये सब उस प्रोटीन पे डिपेंड करता है, क्योंकि केराटिन प्रोटीन्स होती हैं आपकी। आपकी नाक लंबी है, आपका कद कितना है, ये सब आपके डीएनए में लिखा होता है। डीएनए में, राइट, डीएनए में जो बेस पेयर्स होते हैं ना, इनका अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है और वो प्रोटीन आपकी फिजिकल मेकअप डिसाइड करती है। समझ में आ गया? दिस इज योर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का कोड एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है। वो प्रोटीन बताता है कि आप कैसे होंगे। अगर आप ये चीज समझ गए तो आपके लिए बाकी चीजें फिर आसान हो जाएंगी। नाउ दैट इज अंडरस्टैंडिंग डीएनए। जब आप जेनेटिक मटेरियल समझ गए तो एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे अब आते हैं आरएनए पे, बिकॉज डीएनए हमारा हो गया। आपको यहाँ डीएनए समझना था, डीएनए प्रोटीन के लिए कोड करता है, ये समझना था। अब आते हैं आरएनए पे। आरएनए 3 तरीके के होते हैं। एक आपके होते हैं आरएनए, दूसरे होते हैं आपके टीआरएनए
और तीसरे होते हैं आपके mRNA। और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सस्टेनेंस के लिए। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस हम समझ रहे हैं अभी, इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है कि डीएनए के अंदर कोडिंग जरूर होती है, पर डीएनए चीजें सिंथेसाइज नहीं करता। सिंथेसाइज तो उल्टा राइबोसोम्स करते हैं प्रोटीन। तो अब जरा इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। इमेजिन कीजिए ये आपका डीएनए है। अब डीएनए के पास कोड है, डीएनए के पास सिर्फ मैप है। मतलब ये तो आर्किटेक्ट आप मान लीजिए कि आर्किटेक्ट आपको डिजाइन जरूर दे देगा, लेकिन उसकी बुनियाद कौन बनाता है? वो तो वही मशीनरी और वो सब बनाते हैं ना, बाकी कंस्ट्रक्शन के लिए लोग आते हैं। तो डीएनए के पास तो सिर्फ ढांचा है, मैप है कि ये देखो ये इसका मैप है, ऐसा बनेगा। पर बनाने में जो मेहनत करते हैं वो आपके आरएनए है। अब सबसे पहला क्या काम होगा? इस मैप को ये आपके वहां तक लेके जाना। मैंने कहा 3 तरीके के आरएनए होते हैं। एक होता है आपका रोबोसोमल आरएनए, जिसको आरएनए कहते हैं। रोबोसोमल आरएनए ये इसे कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। इन्हीं के अंदर प्रोटीन बनती है जो कि हमारे लिए कोड करते हैं, राइट? ये आपके रोबोसोमल प्रोटीन हो गए। तो इनके पास अब डीएनए के पास मैप है। इस मैप को यहां फैक्ट्री तक लेके जाने का काम कौन करता है? ये काम करता है मैसेंजर आरएनए, mRNA। वो क्या करता है? डीएनए की जो पहले हेलिक्स है ना, इनको खोलना शुरू कर देता है। ये खुल जाती है, 2 से 1 हो जाएंगी, राइट? यहां से ना ये खुलना शुरू हो जाएंगी। इस खुलने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट? डबल हेलिक जब एक बनने लगे, खुलने लगे, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ये खुलेगी ना, एक आरएनए की स्ट्रैंड आएगी और इससे अटैच हो जाएगी। जैसे इससे अटैच होगी, इसके अल्टरनेट पेयर यहां पे डेवलप करनी शुरू कर देगी, AGTC करके। इस तरीके से क्या करती है? पूरा कॉपी कर लेगी, आपके आरएनए को कॉपी कर लेगी। यहां पे ना एक आपके आरएनए की स्ट्रैंड बन जाएगी। ये जब बन गई तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। जब आरएनए की स्ट्रैंड बन गई और उसे यहां पे इस घर में ले आती है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब नहीं होता किसी एक लैंग्वेज से दूसरे में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेशन। तो ये कुछ ऐसी लैंग्वेज थी जो कि सिर्फ डीएनए को समझ में आती थी, अब राइबोसोम को थोड़ा ना समझ में आती है। तो उस कोड को यहां से यहां लेके जाने का काम किसका था? मैसेंजर आरएनए का। अब ये मैसेंजर आरएनए, ये देखिए अंदर से ऐसा दिखता है। ये आपका मैसेंजर आरएनए है। इसमें आपका टीआरएनए ये है, ये आपका हो गया टीआरएनए, जिसकी ना ये 2 ब्रांच है और ये ऐसे जुड़ा हुआ। और यहां पे आपका एमआरएनए आके जुड़ जाता है। अब एमआरएनए इसको कोड दे रहा है कि CCG। ये जो कोड है ना, एक पर्टिकुलर प्रोटीन का कोड है, एक अमीनो एसिड का कोड है। अब ये कोड यहां पे आते रहेंगे। ये CCG कोड आया, यहां से अमीनो एसिड आती है और यहां से ना अमीनो एसिड लिंक हो के प्रोटीन बनाते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रोटीन इज नथिंग, इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। डिफरेंट अमीनो एसिड्स के ज्वाइन होने से प्रोटीन बनती है। तो ये आपका आ गया आरएनए, इसने यहाँ पे कोड दिया, तो इस ब्रांच ने एक पर्टिकुलर प्रोटीन को, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बुला लिया। वो अमीनो एसिड यहाँ पे आके लिंक हो जाएगी। फिर एक नया कोड आएगा, ये एक नई अमीनो एसिड को आएगा, नई अमीनो एसिड यहाँ जुड़ जाएगी। इस तरीके से पूरी प्रोटीन की ना ब्रांच बनती रहेगी। एमआरएनए यहाँ पे रन करता रहेगा। ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ से लाया था, डीएनए से ली, डीएनए से लेके राइबोसोमल आरएनए में आ गई। यहाँ पे टीआरएनए ऊपर है, एमआरएनए नीचे। ये कोड देता जा रहा है और ये कोड के हिसाब से प्रोटीन ऐड करता जा रहा है और आपकी प्रोटीन बनती चली जा रही है। नाउ दिस इज अंडरस्टैंडिंग एमआरएनए, टीआरएनए, डीएनए, आरएनए। आई होप कभी डाउट नहीं होगा आपके दिमाग में कि ये कौन सी बलाओं का नाम है और ये कैसे काम करते हैं। इसमें सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज जो हमें आज के टॉपिक के लिए याद रखनी है, वो है एमआरएनए और दूसरा प्रोटीन। आपका पूरा जो जेनेटिक मेकअप है वो प्रोटीन पे डिपेंड करता है। आप काले हैं, गोरे हैं, या फिर आपके बाल सफेद हैं, या फिर आपकी हाइट लंबी है, छोटी है, सब प्रोटीन पे डिपेंड करता है मोस्टली। ये प्रोटीन के लिए कोडिंग कहां से आ रही थी? डीएनए। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा था? एमआरएनए। अगर एमआरएनए ही इंफॉर्मेशन में गड़बड़ कर देना तो पूरी प्रोटीन गलत हो जाएगी। इसी चीज का फायदा उठाते हैं आपका, दैट इज एमआरए वैक्सीन डेवलप करने में। ना एमआरए वैक्सीन क्या होती है? एमआरए वैक्सीन कुछ नहीं, बस वही काम को शॉर्ट कर देती है। आपको पुरानी वैक्सीनेशन का तरीका तो याद ही है। पुरानी वैक्सीनेशन के तरीके में क्या होता था? हम बेसिकली क्या करते थे? लाइव या डेड वायरस आपको फीड करते थे।
दैट उसका अगर आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा. आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि वैक्सीनेशन कैसे काम करती है. तो पुरानी वैक्सीनेशन के तरीके में आपको लाइव या डेड वायरस आपके बॉडी में पहुंचा देते थे जो वीक होता था. जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता था, आपकी बॉडी उससे लड़ती थी. लड़ते समय आपके आपके सेल्स मर जाते थे, पुराने वाले सेल्स भी मरते थे, पर मरते समय ना सबूत छोड़ जाते थे जिनको कहते थे एंटीजन. दोनों मरते थे आपस में, एंटीजन जैसे सबूत छूट जाते थे. आपकी बॉडी उस एंटीजन को याद रखती थी कि इसके आते ही ना इन बॉडीज को ऐसे खत्म करना है. तो एक एंटीजन की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्या होती थी, एंटीबॉडी होती थी. आपका मेन एम पता है क्या है, आपको एंटीबॉडी चाहिए. क्योंकि हमने क्या जाना है, एंटीबॉडी बहुत स्पेसिफिक होती है, वो सबको टारगेट नहीं करती. वो उन्हीं को टारगेट करेंगी जिनको फॉरेनर मानती है या जिनसे इनको खतरा है. ये पहचानना बहुत जरूरी है. कभी कभी क्या होता है, पहली बार इंसान आता है पता नहीं चलता, सिमिलरली एंटीबॉडीज को ना पता चले. इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसा वायरस आए तो उसके पास पहले से रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर हो. अब इसको रिकॉग्नाइज करने वाले एंटीजन होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं. एंटीजन भी एक तरीके के प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं. अब एमआरएनए में क्या होता है, ये सारा प्रोसेस खत्म कर दिया, सिर्फ एक छोड़ा. पहला क्या था, लाइव या डेड वायरस डालेंगे, उससे लड़ाई होगी, लड़ाई में एंटीजन या प्रोटीन जनरेट होंगे, प्रोटीन जनरेट होने के बाद आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं ना. इस किस्से को खत्म कर दिया एमआरएनए. एमआरएनए क्या किया, सीधा वायरस की वो वाली एमआरएनए जो डीएनए स्ट्रैंड कॉपी की या वो जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रैंड कॉपी किया जिससे वो प्रोटीन बनाता है जिसे पहचाना जा सके. तो उसमें सीधा हमने वो एमआरएनए जनरेट कर दिया जो कि इस प्रोटीन के लिए कोड करेगा जो हमें चाहिए. इसको लिपिड की उसमें पार्टिकल में डाला, क्योंकि लिपिड पार्टिकल हमारे ह्यूमन सेल को पेनिट्रेट करने के लिए जरूरी होते हैं. ये जब एक बार पेनिट्रेट कर गए तो बॉडी में एमआरएनए क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं. तो यहाँ पे कुछ वायरस से आपकी लड़ाई नहीं हुई है, सीधा सेल में गया, सेल को सिग्नल दे दिया कि वाला प्रोटीन बनाओ. अब जैसे ये वाली प्रोटीन बननी शुरू हो जाएंगी, आपकी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी. तो आपका पहले का किस्सा खत्म कर दिया ना, वायरल अटैक तो हुआ ही नहीं, सीधा प्रोटीन बन गई और सीधा आपकी इम्यूनिटी जनरेट हो गई. नाउ दिस इज वेयर एमआरएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो बाकी सारे प्रोसेस को खत्म कर देता है. सीधा का सीधा क्या करता है, सीधा आपको टारगेट कर देता है कि नेक्स्ट काम आपको क्या करना. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. आप ये समझ गए तो अब बाकी सब समझ ही गए, बिकॉज एमआरएनए वैक्सीन यही है. फाइजर और मॉडर्ना इन्हीं पे काम कर रहे हैं. फाइजर मॉडर्ना ने इसी टेक्नोलॉजी को यूज किया. अगर इसकी हिस्ट्री जानी जाए तो 1961 में पहली बार एमआरएनए आपका डिस्कवर हुआ था. उसके बाद 1990s में आपकी कैटलिन कैरुके वाज द पर्सन हु टॉक्ड अबाउट कि एमआरएनए वैक्सीन होनी चाहिए. लेकिन जब ये वैक्सीन बनने की प्रॉब्लम जब बात हुई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एमआरएनए इज अ मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी से बाहर बना है. और हमारी बॉडी जब भी कोई बाहर के सब्सटेंस को देखती है उसको फॉरेनर मानती है और उसको अटैक करती है. वो सिर्फ अपने लोगों को रखना जानती है, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता था. इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होते ही बॉडी एमआरएनए को खत्म कर देती थी, पर खत्म करते समय वो ऐसा रिस्पॉन्स भी जनरेट करती थी जिसको कि हेल्थ के लिए टॉक्सिक हो जाए. इसीलिए एमआरएनए वैक्सीन को अप्रूवल्स नहीं मिलते थे आसानी से. Now this COVID created an opportunity. हम काफी हरी में थे, हमको चाहिए भी था, और फाइजर मॉडर्ना ने काफी डेवलपमेंट कर भी रखी थी. इसके साथ आपके रिसेंट एक साइंटिस्ट है विजमेन करके. विजमेन इन 2005 डिस्कवर्ड अ हाइब्रिड एमआरएनए जिसमें बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं होता था. नाउ दैट मेड इट पॉसिबल कि आपका एमआरएनए बन सके, बॉडी में जा सके, सस्टेन कर सके और अपना काम भी कर सके. नाउ दिस इज व्हाई दिस वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. The discovery is very important, not only from the perspective of vaccine, जो कि इंपॉर्टेंट है ही. ये वाली वैक्सीन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसको जल्दी आप प्रोडक्शन कर सकते हो, अपना एक्सपेंड कर सकते हो, आप बहुत जल्दी अपना प्रोडक्शन ना बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो. साथ में ये ना डिग्रेड जल्दी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ देवर फियर कि जब आप डीएनए मटेरियल आपकी बॉडी में जाता है तो वो जाके जल्दी ना रेप्लिकेट करेगा न्यूक्लियस में जाके. बट एमआरएनए के साथ ऐसा नहीं होता, वो जल्दी रेप्लिकेट नहीं करता. वो उतनी प्रोटीन बनाएगा जितना जरूरी है, उसके बाद वो डिग्रेड हो जाती है. तो वैक्सीन डिराइव्ड आपके इन्फेक्शंस नहीं होते, जो कि पोलियो में बहुत देखे गए हैं. तो ये इसका बहुत अच्छा फायदा है. नेक्स्ट, ये बहुत ही स्पेसिफिक होती है और एफिशिएंट होती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें. इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि एमआरएनए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन बनाता है, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मतलब आपके वायरल अटैक के लिए काम करता है. वो बॉडी के बाकी सेल्स को इंपैक्ट नहीं करता.
अब आपको और समझा जाए तो कुछ ऐसा है, कोई भी वायरस जब आपकी बॉडी को अटैक करता है तो बॉडी डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज बनाती है, सिर्फ एक नहीं बनाती। कुछ अच्छे से लड़ सकती है और कुछ बिल्कुल नहीं लड़ पाती, और कुछ तो बिना बात की बनती है, ऐसा भी होता है। और एचआईवी जैसे डिजीज में तो ऐसा होता है, वो एंटीबॉडीज खुद को ही मारना शुरू कर देती है। नाउ दिस mRNA वैक्सीन इज कंसिडर एज रिवोल्यूशनरी कि एचआईवी के लिए हम कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हैं, राइट? बिकॉज ये स्पेसिफिक आपकी प्रोटीन्स बनाएंगी जो कि स्पेसिफिक टारगेट पे ही जाके अटैक कर सकती हो, कि ये प्रोटीन इन्हीं को अटैक करेगी। तो जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी किसी भी सेल को रैंडमली मारना शुरू कर देती है और हमें ही नुकसान करती है, उनसे बचाया जा सकता है। साथ में आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की प्रॉब्लम भी इससे बहुत खत्म हो सकती है। हमारे जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं जिससे बॉडी का कोई भी पार्ट बनाया जा सकता है, जैसे लिवर हो, आईज हो, और ये आपके लिम्स बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे किसी का लिवर खराब हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एम्ब्रियो से सेल ड्राइव करना इज एन एथिकल कंसर्न। अगर आपने mRNA बना लिया है तो आप उस प्रोटीन के लिए कोड कर सकते हैं जो कि ये स्टेम सेल्स बना सके, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी गुड डिस्कवरी इन टर्म्स ऑफ कि हमने एक नए, जो कहते हैं आवाम, या फिर एक पड़ाव को छू लिया है। नाउ दैट इज फॉर ऑल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, आपको समझ आ रहा है mRNA वैक्सीन क्या है, साथ में बाकी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।